अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ होने में अब सिर्फ 20 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शायकीन की नज़रें इस बात पर मरकूज़ हैं कि स्क्वाड का ऐलान कब किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक टीम के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से शायकीन में बेचैनी पाई जा रही है। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, फिटनेस के हवाले से बात करें और टीम की तश्कील के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में, और स्टेडियम को शायकीन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो टिकट्स की फ़रोख्त का अमल है वो भी जारी है। जो शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देखना चाहते हैं, उन्हें इनक्लोजर के इंतखाब पर भी तवज्जो देनी होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्रिकेट तकरीब है, जहां दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने वाली हैं। इस दौरान शायकीन को बेहतरीन तजर्बा देने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। टिकट्स की फ़रोख्त भी शायकीन की तवक्कुआत के मुताबिक जारी है और कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो मुख्तलिफ इनक्लोजर्स हैं उसमें बैठ कर शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ज़्यादा करीब से देख सकेंगे। इस मौके पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट का यह ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन स्क्वाड का इंतखाब भी करना होगा और टीम के स्ट्रक्चर पर भी जोर देना होगा ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी हासिल कर सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें शो में ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान अभी ताखीर का शिकार है। आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? ये जो ताखीर है ये टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकती है या सिर्फ फैंस के लिए परेशानी का सबब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी 12 तारीख तक टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्योंकि जो फाइनल टीम्स का स्क्वाड है वो आईसीसी को सबमिट कराने की जो डेडलाइन है वो 12 तारीख तक है। दूसरी चीज ये है कि पीसीबी को चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल स्क्वाड का ऐलान कर दे ताकि खिलाड़ियों में एक क्लैरिटी रहे। देखें, जिन प्लेयर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना है उन प्लेयर्स को तो कम से कम क्लैरिटी हो कि हम प्लान का हिस्सा हैं या नहीं है। आई थिंक ये जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए जो है खतरनाक भी साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की प्रिपरेशन। बाकी ये है कि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि शायद आज या कल एक दो दिन में चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें तो बाकी सब टीम्स अपने स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। तो पीसीबी को भी कर देना चाहिए। अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड हो तो 12 तारीख तक टाइम है, तो उसमें आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है अहमद, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, या कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप चाहते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में होने चाहिए? देखें, अगर आप मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अलावा बाकी 7 टीमों में से किसी टीम का कहते ना कि कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए या हो सकते हैं, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि अभी जो पिछले भी आईसीसी इवेंट हुए हमने देखा है कि उन प्लेयर्स को भी सडनली टीम का हिस्सा बना दिया गया जिनका दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। तो पाकिस्तान में जो है इस तरह के तजर्बे भी हो सकते हैं और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अलबत्ता कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए, जैसे फखर जमान है, खासतौर पे सैम अयूब की बाद फखर जमान की कमी बहुत ज्यादा फील हो रही है। अब्दुल्ला शफीक को आई थिंक इनफ चांसेस मिले हैं। इमाम को ट्राई कर लेना चाहिए या फिर कामरान गुलाम या बाबर में से किसी को उसके साथ ओपन कर लेना चाहिए। शान मसूद लग रहा है कि शायद टीम का हिस्सा हो। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको किस नंबर पे खिलाएंगे, क्योंकि अगर अब्दुल्ला शफीक होते हैं या इमाम होते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि शान मसूद शायद चौथे नंबर पे खेले। और बाकी अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स तो आई थिंक कि सबको ही पता है कि आपके अबरार या सुफियान होंगे और उसके साथ साथ शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक नाम ऐसा जो आप लेना चाहें कि यार इसको टीम में नहीं होना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए और इनफ चांसेस भी मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं से किसी असर रसूख की वजह से कह लें, किसी दबाव की वजह से कह लें कि चांसेस हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकते हैं?
मुझे लगता है शादाब खान का चांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है, लेकिन शादाब खान को चैंपियंस ट्रॉफी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि शादाब खान की ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लगातार वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है, ठीक है। अगर आपने अबरार को नहीं रखना, और अगर अब सुफियान तो खैर अपनी जगह बना चुका है, अब बात आती है अबरार की। अगर तो अबरार को आपने नहीं रखना तो फिर आप उसामा मीर को लेके जाएं, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद सिर्फ एक आधे मैच में अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने उसको बाहर कर दिया है। तो अगर अबरार की जगह नहीं बनती तो फिर मेरे ख्याल में उसामा मीर को आना चाहिए। शादाब खान तो बहुत पीछे आता है, और अगर शादाब आता है तो फिर बात है कि शादाब को मैचेस भी खिलाए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में शादाब के कैरियर के साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि वो बुरी तरीके से एक्सपोज होगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी उसकी खासतौर पे जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट कर सकती है, जिस तरह से पिछले इवेंट्स में शादाब की परफॉर्मेंसेस ने किया है। तो आई थिंक जिनको इतने मौके मिल चुके हों, बार बार उन्हीं प्लेयर्स को ले आना विदाउट किसी परफॉर्मेंस को जस्टिफाइड नहीं है, और आप कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स का हक मारते हैं या ज्यादती करते हैं जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है देख के कि शायद शादाब खान आ जाए, लेकिन शादाब को आना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह से। ठीक है। अच्छा अहमद, पिछले कुछ अरसे से हम ये जरूर देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम में, शायद आपने भी ये चीज़ नोटिस की हो कि हम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ वनडे के मैदान में नहीं उतरते। हमारी कोशिश ये होती है कि बैट्समैन साथ जरूर हो, जैसे हम प्रॉपर स्पिनर, जैसे हम सिकलैन मुश्ताक की बात कर लें, मुश्ताक अहमद की बात कर लें, यासिर शाह की कर लें, सईद अजमल की कर लें, तो ये तमाम प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन बॉलिंग से मैचेस हमें जिता देते थे। इस तरह का रुझान हमारी टीम में क्यों कम हो गया अचानक, कि हमें साथ एक बैट्समैन क्यों चाहिए? देखिए जी, एक तो पाकिस्तान में ये जो रेलू कट्टों वाला काम शुरू हुआ है ना, कि भाई हमने इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है, ये वैसे तो बॉलर है लेकिन थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है। इस प्लेयर को सिलेक्ट किया, वैसे तो बैट्समैन है लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक तो हमें प्रॉपर स्पिनर्स या प्रॉपर बॉलर्स भी चाहिए होंगे, दूसरी तरफ प्रॉपर बैट्समैन भी चाहिए होंगे, और जो ऑलराउंडर भी हो हमारे पास, वो प्रॉपर ऑलराउंडर हो। ये नहीं कि वो मिक्स अचार वाली सिचुएशन बनी हुई हो। अब जैसे इंडिया की अगर हम एग्जाम्पल दें, उनके पास हार्दिक पांड्या प्रॉपर, और हमारे पास आगा सलमान है ऑलराउंडर। हमें इस तरह के अगर ऑलराउंडर की तरफ आपने जाना तो फिर आप कंप्लीट ऑलराउंडर की तरफ जाएं, अगर बैट्समैन की तरफ जाना है तो कंप्लीट बैट्समैन, और सेम गोज फॉर बॉलर्स। स्पिनर्स की जो आपने बात की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रिस्ट स्पिनर्स की ऐसा इशू नहीं रहा, क्योंकि उसामा मीर भी था आपके पास, शादाब भी था, अभी सुफियान भी है, वो मिस्ट्री स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑफ स्पिनर मिलने में, ठीक है। आगा सलमान अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं, एक प्लेयर है आपके पास, वो है मेहरान मुमताज, वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। अब उसको कंसीडर किया जाता है या नहीं मुझे ये नहीं पता, हालांकि वो भी अच्छा यंग टैलेंटेड बच्चा, उसको होना चाहिए था टीम में, और कहीं ना कहीं उसका नाम भी आ रहा था, लेकिन सडनली सुफियान आ गया, और अब तो खैर सुफियान ने परफॉर्म भी कर दिया है, तो वो तो कहीं नहीं जाने वाला। बाकी आप क्योंकि नवाज पर बहुत ज्यादा काफी अरसे तक रिलाई करते रहे, ऑफ स्पिनर की आपको अभी जरूरत है। सिर्फ आई गेस आगा सलमान ही है जो प्रॉपर वो कर सकते हैं। अगर खुशदिल आ जाता है तो वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। तो ऑफ स्पिनर का मसला है आई थिंक। बाकी रिस्ट स्पिनर आपके पास है। हाँ, अगर अबरार होता है तो ऑब्वियसली वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, वो रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर दोनों का एक मिक्सचर है, तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है। और अहमद, एक लंबे अरसे से आपने ये नोटिस किया या आपने भी ये फील किया कि हमारे पास अजहर महमूद जैसा प्लेयर, अब्दुल रज़ाक जैसा प्लेयर या शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर हम एक बड़े लंबे अरसे में हम डेवलप नहीं कर सके। इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखें, इसकी वजह ये लगती है कि हमने एक तो उन्हीं प्लेयर्स पे बार बार इन्हिसार करते रहे जो हमें डिसअपॉइंट भी करते रहे और बार बार फेल भी होते रहे। मैंने आपको बड़ी क्लियरली एग्जांपल, शायद लोग इतना ओपनली नहीं बोलते, कि शादाब खान की आप एग्जांपल देख लें कि वो अच्छा खासा बॉलर अपने आप को बैट्समैन बनाने की कोशिश की और वो अपनी बॉलिंग से भी गया, ठीक है। अब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक बड़ा जबरदस्त और जेन्युइन ऑलराउंडर है, जिसको T20 के बजाय अगर पाकिस्तान वनडे में मौका देता तो आई थिंक कि उसके पास, क्योंकि वनडे में आपके पास ओवर ज्यादा होते हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेशर फ्री होकर क्रिकेट खेल सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स रख के क्रिकेट खेल सकते हैं। अच्छा, वो ऑलराउंडर है जानदाद खान। जानदाद खान को अगर आप देखें तरीके से, उसने लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी PSL में वो खेलता रहा है, चाहे उसकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो। और बॉलिंग मुझे उसकी इस वजह से ज्यादा पसंद है क्योंकि वैरायटी लेके आता है।
वो अपनी सिर्फ पेस पे इन्हिसार नहीं करता, वो सिचुएशन के हिसाब से आगे खेलने वाले बैट्समैन के हिसाब से बॉलिंग करता है। और जो उसकी पावर हिटिंग एबिलिटी है वो ऐसी है कि उसकी अगर उसके बैट पे बॉल लग गई तो वो फिर क्लीन हिट ही होगी, उसके बैट से बहुत कम ऐसा होता है कि वो मिस हिट हो। तो आई थिंक जांदाद को अगर हम प्रॉपर मौका दें ना, तो जांदाद हमारी टीम में हार्दिक पांड्या वाली जो कमी है या जो रोल है उसको बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में उस बच्चे को मौका देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे नाम फिर ऐसे हो सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर आपको उनका फिर कोई इतना ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा कि फिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा उस तरह से भी उन्होंने रहेंगे। तो ये कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके लिए आखिरी चांस भी हो? देखें जी, अगर आप इस वक्त पूरी दुनिया की जो टीम्स है ना जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के आई गेस, बाकी अगर आप सारी टीम्स देखेंगे ना तो सबका बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है। अगर जरा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई किसी टीम की तो उसके खिलाड़ियों का जो सत्यानाश और जुलूस निकलेगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, इंडिया की टीम हो, क्योंकि ये टीमें लगातार स्ट्रगल करती आ रही हैं। पाकिस्तान की टीम का चलो फिर भी हमें थोड़ा बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो कुछ हमें उम्मीद है। लेकिन अगर आप जिस तरह से की टीम है वो मतलब हार ही रहे हैं, चाहे घर हो या बाहर हो, T20 सिर्फ जीते हैं अभी ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर वो तलवारें लटकेंगी नहीं, फिर वो लटकती हुई तलवारें गिर जानी है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आप देख लें जिस तरह से बाबर आजम है, उनको आई गेस के टेस्ट से बाहर कर दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में इसी वजह से क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर वो इस प्लेटफॉर्म में जो कि सबसे बड़ा एक तरह से वर्ल्ड कप के बाद प्लेटफॉर्म है ओडीआई की टर्म में चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी अपने ही घर में जो ज्यादातर मैचेस खेलने हैं, सिर्फ एक मैच घर से बाहर है, उसमें भी अगर बाबर आजम ना चल सकें और यूज टू अगर वो नहीं है और अच्छा परफॉर्म ना कर सकें तो फिर उन्होंने परफॉर्म करना है। फिर तो मेरे ख्याल में मार्स या जुपिटर पे हिट हुई तो वहां पे शायद परफॉर्म कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि तमाम प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करके दिखाना होगा, नहीं तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं करते तो फिर हो सकता है कि आने वाले इवेंट्स में उन्हें फिर मौके भी ना दिए जाएँ। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। स्टेडियम में मौजूद तमाम इंक्लोजर्स में कुर्सियाँ लगाने का अमल जो है वो आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली इस तकरीब की तैयारियों का हर पहलू इंतहाई ध्यान से चेक किया जा रहा है ताकि शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा सके। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फ़रोख्त का अमल भी जारी है। इस बार शायकीन को मुख्तलिफ इंक्लोजर में बैठकर मैचेस देखने का भी मौका मिलेगा। शायकीन अपनी पसंद के इंक्लोजर्स में टिकट खरीद कर मैचेस भी देख सकते हैं। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चिराग बलोच, उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने के अंदर अब कुछ वक्त ही बाकी है, क्योंकि फरवरी का माह जो है वो अब आने वाला है और फरवरी के माह में ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उसका मेला सजेगा, क्योंकि अब कुछ रोज़ बाकी हैं। तो यहाँ पर तैयारियां भी जो बड़े ज़ोरों शोर के साथ जारी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। यहाँ पर स्टेडियम के अंदर जो तमाम तर काम है वो अब आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ पर तमाम तर जो एनक्लोजर्स हैं उनके अंदर कुर्सियाँ भी जो है वो अब तकरीबन आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, जो कि आज के दिन जो है उनको मुकम्मल कर दिया जाएगा। आज रात तक जो तमाम तर कुर्सियाँ जो वो लगा ली जाएंगी। अब इसी हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड जो है वो अब यहाँ पर स्टेडियम के लिए जो मैचेस हैं उनके यहाँ पर जो टिकट्स हैं उनकी फरोख्त का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। इसी हवाले से अगर मैं आज आपको अपडेट करूंगा कि यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो है वो कौन सा एनक्लोजर है, उसकी कितनी टिकट रखी गई और कौन से एनक्लोजर से शायकीन क्या व्यू ले पाएंगे, इसी हवाले से जो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त भी यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं इस वक्त जो है वो प्रीमियम एनक्लोजर के अंदर जो आता है जो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, सईद अनवर एनक्लोजर के पास यहाँ पर मौजूद हूँ। इसकी क्या यहाँ पर जो है वो टिकट प्राइस होगी, इस हवाले से मेरे पहले कैमरामैन आपको दिखा दे, आसिफ खान मेरे साथ मौजूद है, वो दिखाएं। तो यहाँ पर जो है वो एनक्लोजर से अगर आपको जो व्यू मिलेगा यहाँ से ग्राउंड का, जहाँ पर आपको बैठना होगा, यहाँ पर जो प्रीमियम एनक्लोजर की टिकट है, अगर ग्रुप मैचेस की बात करें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच खेला जाना है उसकी टिकट इस जो एनक्लोजर की है वो 5,000 रुपये की टिकट मिलेगी, जबकि अफगानिस्तान
ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान इंग्लैंड का जो मैच है वहां पर 4000 की टिकट जो फरोख्त की जाएगी, जबकि सेमीफाइनल मैच में जो है यहाँ पर 7000 की टिकट जो फरोख्त की जानी है। अगर इसी तरह से हम अगले जो एनक्लोजर जो कि फर्स्ट क्लास एनक्लोजर है सरफराज नवाज एनक्लोजर की तरफ अगर हम चलें तो इसकी अगर मैं आपको डिटेल बता पाऊँ तो ये फर्स्ट क्लास एनक्लोजर के अंदर हमें ग्रुप मैचेस के अंदर ये टिकट जो है वो 2000 रुपये की बिकेगी। तीनों मैचेस के अंदर ग्रुप मैचेस जो है वो यहाँ पर 2000 की टिकट फरोख्त की जाएगी और सेमीफाइनल मैच में 4500 की टिकट जो है वो यहाँ पर फरोख्त की जानी है। अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर चलें जो कि स्क्रीन जहाँ पर नस्ब की गई है, यहाँ पर स्क्रीन लगी है, जनरल एनक्लोजर के अंदर आता है इंजमाम एनक्लोजर जो कि यहाँ पर है। इंजमाम एनक्लोजर के अंदर ये सबसे सस्ती जो टिकट है वो जनरल एनक्लोजर की है, जिसके अंदर इंजमाम एनक्लोजर भी आता है। स्क्रीन यहाँ पर नस्ब की गई है, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ग्रुप मैचेस के अंदर जो है 1000 रुपये की टिकट जो वो रखी गई है, जबकि जो सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाना है 5 तारीख को वो उसके लिए यहाँ पर जो टिकट है वो 2500 रुपये मुख्तस की गई है। और इसी हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा इंजमाम के साथ अगले एनक्लोजर पर लेकर चलूँ जो कि फर्स्ट क्लास एनक्लोजर पे आता है, इसकी भी टिकटिंग प्राइस बिल्कुल सेम है जो कि मैंने पहले सरफराज नवाज एनक्लोजर के हवाले से आपको अभी यहाँ पर बताया है कि जो उसकी प्राइसेस यहाँ पर 2000 रुपये प्राइस रखी हुई है और जबकि 4500 जो है वो यहाँ पर सेमीफाइनल मैच की जो वो टिकट रखी गई है। इसके बाद अगर हम अगले एनक्लोजर पर चलें जो कि इमरान खान एनक्लोजर आता है, जिसको जो कि इस एंड का सबसे आखिरी एनक्लोजर है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये वीआईपी एनक्लोजर के अंदर आता है। और वीआईपी एनक्लोजर की अगर हम बात करें तो वीआईपी एनक्लोजर की जो है वो टिकट जो है वो यहाँ पर कितने में फरोख्त की जाएगी, इसकी अगर हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें तो यहाँ पर 7500 की टिकट जो है वो फरोख्त की जानी है, यहाँ पर शायकीन खरीद सकते हैं। और जबकि जो अफगानिस्तान वाले मैचेस है दोनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर जो वो ये टिकट 6000 रुपये की जो वो फरोख्त की जा रही है, जो शायकीन जाकर खरीद सकते हैं। और यहाँ के इमरान खान एनक्लोजर के लिए सेमीफाइनल की टिकट जो है वो 12000 रुपये मुख्तस की गई है। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल स्टेडियम के वहाँ पर सामने चले, यहाँ पर आपको एनक्लोजर पवेलियन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एनक्लोजर्स यहाँ पर आपको छोटे छोटे बने नजर आ रहे होंगे, जो बिल्कुल जिस तरह से लॉर्ड्स के मैदान में और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो बिल्कुल नए बनाए गए ज़रिए अब्बास एनक्लोजर और साथ में वाजिद खान एनक्लोजर, ये वीवीआईपी एनक्लोजर्स के अंदर इनका शुमार होता है, जो कि अगर इनकी टिकट की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल आपको व्यू खिलाड़ियों को बिल्कुल नज़दीक से मिलेगा। यहीं से जो है वो प्लेयर्स हमें आते जाते नजर आएंगे। जिनकी प्राइस अगर हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें तो यहाँ पर 12000 रुपये जो है वो टिकट प्राइस इनकी मुख्तस की गई है, जबकि बाकी अगर हम बात करें तो 8000 रुपये इनकी इंग्लैंड अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की और 18000 रुपये में इसकी टिकट जो है वो सेमीफाइनल मैच की मिलेगी। और यहाँ पर गैलरी जो आखिरी एनक्लोजर है वो आपको सफेद जो बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर नजर आ रही होंगी, ये गैलरी एनक्लोजर्स के अंदर आता है। ये आपको जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की जो है वो 18000, जबकि जो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है वहाँ पर जो है वो 12500, जबकि जो सेमीफाइनल मैच है यहाँ पर सबसे महंगी जो टिकट यहाँ पर रखी गई है वो 25000 रुपये जो है वो रखी गई। इस तरह से दीगर जो एनक्लोजर है उसके अंदर सेम टू सेम प्राइस है, जिस तरह से मैं पहले आपको बताता है कि उधर भी जो वीवीआईपी एनक्लोजर बाकी सेम टू सेम ही है। इधर इसी हवाले से जो है वो ये टिकट जो रखी गई है। अब यहाँ पर जो अगर आपको मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मैचेस खेले जाने उनकी तारीख क्या है, तो यहाँ पर जो पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाना है वो 22 तारीख को खेला जाएगा। 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है, जबकि 25 को जो है वो अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा और 27 को जो है यहाँ पर 27 फरवरी को यहाँ पर आखिरी मैच जो ग्रुप मैच होगा वो यहाँ पर इंग्लैंड अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद आखिरी यहाँ पर जो मैच है यहाँ पर खेला जाना है जो कि सेमीफाइनल मैच होगा वो जो है वो 5 मार्च को खेला जाएगा। अगर भारत यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो यहाँ पर फाइनल भी खेला जाएगा। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर दोबारा से ये जो कज़ाफी स्टेडियम है, तारीखी स्टेडियम है, ये दोबारा से जो है वो फाइनल को होस्ट करेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट चिराग बलोच हमें इस तमाम तर तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे और जिस तरह से हमने भी देखा कि इस वक्त तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं और कोशिशें की जा रही है कि तमाम तर इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मैट्रिक इम्तिहानात सर पर हैं और हर तालिब इल्म की कोशिश होती है कि वो कम वक्त में बेहतरीन तैयारी कर सके। कुछ तलबा को ये भी महसूस होता है कि वक्त कम है और तैयारी का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है तो आप बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए मेहनत, समझदारी और चंद शॉर्टकट तरीके बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि पढ़ाई में किसी किस्म का भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव, जो हमें मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारी के लिए कुछ अहम टिप्स देंगी और ये बताएंगी कि हम किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा बेहतर अंदाज में इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं। सुमन साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम कह रहे हैं कि कम वक्त में तैयारी, जब हमारे पास पूरा साल होता है, तो पूरे साल में तैयारी क्यों नहीं करते हम? अगर आप बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास पूरा साल भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास 13 साल हैं।
हमारा बच्चा जब बचपन से पैदा होता है तब से उसको तैयार किया जाता है कि इसने मैट्रिक का एग्जाम देना है। वो 1 साल नहीं है, वो 13 साल 12 साल है। उसके बाद चलिए, अगर आप कहते हैं कि बच्चे अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है उनको, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात, उसके लिए 5 मेजर टेक्निक्स हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका बेड़ा समझे पार हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप माइंड बिल्डिंग करनी है। ये कोई स्क्विड गेम नहीं है जिसको आप खेल नहीं पाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। बच्चों के जहन पे ये तासुरात डाल दिए जाते हैं कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह ना करे कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले आप अपने आप को मोटिवेशन दें कि आपने इसी एग्जाम के लिए 13 साल स्टडीज की हैं, आप ये कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करें। फिर उसके बाद सबसे अच्छी और मजे की बात, पाकिस्तान का सिलेबस तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहा। आपको पता है कि वही चीज आनी है। वो कितना नया चीज उसके अंदर, एक आधा सवाल डिफरेंट आ सकता है, सब कुछ चेंज नहीं होगा। 10 साल 5 पेपर्स उठाएं, 7 घंटे का टाइम निकालें, रोजाना 5 घंटे पेपर को याद करें, 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करें। फिर से अगला पेपर 7 घंटे निकालें, 5 घंटे उसकी प्रैक्टिस करें, याद करें, 2 घंटे उसको प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें, और वही आना है। ये तो अच्छा, ये बिल्कुल मैं ये पूछने वाला था कि जब हमने भी अपने टाइम में तैयारी की थी तो पिछले 5 साल के पेपर या 10 साल के पेपर निकालते थे, उसी में से पेपर तैयार होकर सामने आ जाता है। देखिए, नई चीज तो आनी नहीं। हमारे टीचर्स को पता होता है कि मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 खोलनी है, उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, उसके 3 सेक्शन है, बी सी और डी, वही पेपर में आने हैं। आपको आपके टीचर्स ने बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम है, इस चैप्टर के साथ इस चैप्टर को मिलाना है, यहाँ से शॉर्ट आएगा, यहाँ से लॉन्ग आएगा, यहाँ से एमसीक्यूज आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये तो आपके लिए बड़ी आसान स्ट्रेटजी है, इसको अपनाएं। तीसरी चीज, टू द पॉइंट आपने बात लिखनी है। आपको ये जो सिखाया जाता है ना कि उन्होंने नाप के करना है, ये गलत है। टू द पॉइंट लिखें। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं आम के बारे में तो फिर आम के बारे में ही लिखें, फिर ये ना लिखें कि मिर्जा गालिब को भी आम पसंद थे और जो केला होता है वो भी पीले रंग का होता है। आम के बारे में तो टू द पॉइंट लिखें, मार्जिन लाइन लगाएं और खाली स्पेसेस फॉर नो रीजन मत छोड़ें। सबसे चौथी अमेजिंग चीज देखें सर, पर्सनैलिटी, खूबसूरती हर बंदे को अट्रैक्ट करती है। अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत तरीन रखें। एग्जामिनर या जो उसको चेक कर रहा है वो आपको नहीं देख रहा, आपका पेपर देख रहा है। खूबसूरती से ड्रॉज करें, हेडिंग्स बनाएं, खूबसूरती रखें पेपर के अंदर जितनी आप रख सकते हैं। वो पहले इमेज जो हो वो आपका बहुत बेहतर जाए, बहुत पेपर देखने से। पेपर। फिर उसके बाद 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट, कहा जाता है जी हेडिंग्स लिखनी है और बेतहाशा हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग्स टू द पॉइंट, रेलिवेंट हेडिंग्स लिखें। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का या 10 नंबर का, तो उसकी डेफिनेशन, उसकी आप एग्जाम्पल, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका यूनिट, उसकी डायग्राम बहुत होती है। अब आप उसके अंदर उसकी सब हेडिंग, तो सब डिवीजन, तो फिर उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, 2012 में उसकी क्या, ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि जो चेक कर रहा है पेपर वो भी काफी स्मार्ट, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उसने अपना 50 रुपया कमाना है, जरा आप आगे चलें फिर। अब ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी इतनी क्यों प्रॉब्लम आ गई कि हम ज्यादा बच्चों को कह रहे हैं कि आप शॉर्टकट की तरफ जाएं, इतने टाइम में तैयारी कर लें। जैसे आई गेस 3 मार्च से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 1 महीना तकरीबन रह गया बच्चों के पास। अभी जिन बच्चों ने नहीं की पढ़ाई, जो खेल कूद में ही लगे रहे हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगी? वो क्या करें 1 महीने में? 1 महीने के अंदर पास पेपर्स को पढ़ें। ठीक है, आप कामयाब हो जाएंगे। आपके लिए सबसे अच्छा सिस्टम है ये। इसमें कुछ क्रिएटिविटी तो आपने करनी नहीं है। ये खूनी रट्टालाइजेशन सिस्टम है। आपने भी इसके अंदर नारा तकबीर मार के घुस आना है। आपने समझना है कि ये एक जंग का मैदान है और ये वो जंग है जो पहले बड़ी दफा हो चुकी है। बहुत लोग जीत चुके हैं, बहुत लोग हार चुके हैं, ज्यादा हार चुके हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमें पता है कि सिलेबस भी सेम है, मतलब इट्स बीन मोर देन 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि सिलेबस हमारा सेम ही चल रहा है ऑलमोस्ट, कोई माइनर से शायद चेंजेस किए हुए उन्होंने, तो उसके बावजूद भी ये जो हमारा वो जो फेलियर रेट है वो इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है? सर, इसकी मेजर रीज़न कुछ हद तक बच्चों की स्टडीज़ हैं, लेकिन आप एक बात देखें, 2024 के अंदर 50 लाख बच्चा मैट्रिक के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, उसमें से 40% फेल था। अब उसमें बच्चे का कसूर है या जो 13 साल इदारे पढ़ाते रहे हैं, इस नाम पे लाखों की फीसेस लेते रहे हैं कि हम बच्चे को कुछ बना रहे हैं, उनका कसूर है? क्या कभी किसी ने इदारे से जाकर भी पूछा है? आप लोगों ने आपके इदारे में लेट्स सपोज 100 बच्चा है,
100 में से तकरीबन 50 फेल हो जाता है, जो 10 की 90% पोजीशन आ जाती है, आप उसको खोल खोल के दीवारों के ऊपर लगा देते हैं। कभी किसी ने लगाया कि जी हमारे इतने बच्चे फेल भी हुए हैं, इतना बच्चा हारा भी है, कभी किसी ने लगाया है। तीसरी चीज, हमारे बच्चों को मेंटली प्रेशराइज इतना किया जाता है, उनके लिए बनाया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी हवा है, इसको आप नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। फिर जो एग्जामिनर हैं जो चेक कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि उनका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, बिल्कुल किस तरह से चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी बच्चे को पेपर वापस नहीं मिला। ठीक है, ठीक लिख, आप चिट्टा करें, आप काला करें, आपको वापस वो पेपर नहीं मिलना। दिस इज द लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम कि आप एक बच्चे को पेपर ही नहीं वापस कर सकते उसका। क्यों? वो उसकी मलकियत है, वो उसने दिया है। अगर वो एक बच्चा चीज खराब लिख रहा है तो बजाय उसको सेट करने के, उसको दिखाने के, आप उसको कहते हैं कि अब 40 दिन बाद दोबारा आओ, दोबारा इधर ही बैठो, यही एग्जाम लेंगे, फिर तुमको फेल कर देंगे और फिर भी नहीं बताएंगे कि फेल क्यों किया, रीजन नहीं बताई जा रही है, रीजन नहीं दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारा, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे, आपको पता है कोविड के अंदर 1130 में से 1135 नंबर भी आए हैं फिर बच्चों के। बस वो कोविड में जो बच्चे पास हो रहे हैं ना, वो अल्लाह ही बचाए कि जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा, जितनी ऑनलाइन क्लासेस का यहाँ पर मसला शुरू हो गया था। अच्छा, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का जब शिकार हो जाते हैं, कोई इतना इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत तो नहीं है, जो फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं रिलेटिव्स की तरफ से, जब रिजल्ट की जो वो परेशानी होती है। और मैट्रिक के पेपर में मैंने खास तौर पर देखा है कि आपके रिलेटिव्स बार बार फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि आपके बेटे का रिजल्ट आ गया या बेटी का रिजल्ट आ गया, इससे हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? सर, क्योंकि हम लोगों को तैयारी इसीलिए करवाई जाती है ना, 13 साल। वो कहा ही यही जाता है कि मैट्रिक के पेपर्स में पता चलेगा। अब अगर आप एक परसेंटेज निकालें तो इसका पर्पस क्या है? इस एग्जाम कंडक्ट करवाने का क्या पर्पस है? इसको कहाँ देखा जाता है? ये बच्चों के अंदर कौन से इतने, आपने 1135 कौन सी सलाहियत को देख रहे हैं? आपने कौन से साइंटिस्ट पैदा कर लिए हर साल? आपने कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैदा कर लिया इतने इतने बच्चों को नंबर देकर भी? 1100 सर 90 नंबर लेना कोई आसान चीज नहीं है। ये कैसे आ जाती हैं? और अगर आ भी जाती हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि आप हर साल कोई एक ऐसा बच्चा उजागर क्यों नहीं कर पाते जो 80-80 90% नंबर ले रहे थे, वो कहाँ जाते हैं फिर उसके बाद? वो नजर क्यों नहीं आते वो बच्चे? जब एग्जाम्स होते हैं 5-6 मेजर मसले हो जाते हैं। बच्चियां फिर सबसे पहले तो लाखों तो बच्चे फेल हो जाते हैं, 9 लाख बच्चा फेल, 12 लाख बच्चा फेल, उसके ऊपर सर बात नहीं करती, कोई नहीं लगाता कि हमने बच्चा फेल कर दिया। उसके बाद बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद बच्चे डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, इतना डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं कि जब वो पेपर भी देने जा रहे होते हैं तो उनकी ज़हनी सलाहियत उस वक्त पर काम नहीं कर रही होती। जब एक बच्चे को प्रेशराइज कर दिया जाए, वो नहीं लिख सकता। फिर बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, बच्चों को उनके अब्बा जो हैं वो काम से हटाकर किसी न किसी काम पर डाल दिया जाता है, किसी काम पे लगा देते हैं। क्यों? एक मैट्रिक के रिजल्ट की बेस पे आप उसका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। वो नंबर जो आपने सिर्फ देखे, आपको पता नहीं है कि उसने अंदर लिखा क्या था, आपको वो सिर्फ नंबर नजर आ रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर आप बच्चों के फ्यूचर आप उसको दाव पे लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं आप उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स को जाकर तो देखें। इसकी एग्जांपल आप एक आइसबर्ग की तरह लें, जो ऊपर से आपको सिर्फ 10% नजर आता है, अंदर से वो 90% होता है। बिल्कुल। तो आपको जो नंबर है वो तो सिर्फ ऊपर 10% नजर आ रहे हैं। उसकी जो तरक्की है, उस बच्चे ने जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, क्या पता वो नहीं रट्टा लगा सकता, वो कुछ नया करना चाहता है। बिल्कुल, ये तो देखना होगा। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम का भी तो फेलियर है ना बहुत बड़ा, कि हम सिस्टम को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर देखें, 50 लाख बच्चा अपीयर हुआ था, लेट्स सपोज 1300 रुपया हर बच्चे ने फीस दी। अब मैं आपको फिगर बताने लगी हूँ। पिछले साल पेपर्स की मद में जो कलेक्शन हुई है वो है 6 अरब 500 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो पेपर की मद में लिए गए हैं। अब आप ये बताएं कि चलें ले लिया, ये हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि ले लिया और फिर क्या हुआ, हॉल्स तो बने बनाए थे। आप जो टीचर्स लेकर हायर कर रहे हैं वो प्राइमरी टीचर्स हैं, वो ABC 1-2 पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो बच्चे को सही से ब्रीफ भी नहीं कर पाते कि ये लिखा हुआ क्या है। कोई उनके सेशंस नहीं होते, कोई उनको पूछने वाला है ही नहीं। वो प्राइमरी का टीचर है, वो जो मर्जी टीचर। एक मिनट, स्टूपिड सी रीजन अक्सर जगहों पे मिलती है, जब पूछा जाता है ना कि प्राइमरी के टीचर्स क्यों हैं, तो आगे से बड़ा फनी जवाब देते हैं ताकि जी वो चिटिंग ना करा सकें। फिर सिर्फ इसी पर्पस के लिए। फिर एक सिस्टम में सवाल उठता है
कि अगर आपको अपने इन्विजिलेटर के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर आपको ये कैसे पता जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है वो पेपर भी ठीक चेक कर रहा है या नहीं, फिर आपको कैसे पता? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये इसको कोई पूछता क्यों नहीं है? आज सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐलान कर दे कि मार्च में पेपर है, आए जिसने आना है, हम भर्तियां लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अपनी डिग्रीज को सबमिट करें। अब सर इतने होनहार टीचर्स उभर के सामने आएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये वो अवाम है जो एक जुबान के ऊपर करोड़ों रुपया निछावर कर देती है अपने बच्चों पे। तो क्या वो आएंगे? नहीं, वो आएंगे, मौका तो दें। आप बंद कमरों में डिसीजंस दे देते हैं बच्चों के, खुद ही सारे फैसले कर लेते हैं, इतने पैसे भी लगा देते हैं, आपको नताइज भी उस तरह के नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी है, और नताइज को बेहतर बनाने के लिए हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों को किसी तरह से गाइड कर सकें। अच्छा, अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों के लिए बड़ी आसानी है। आप इससे एग्री करेंगी कि अभी जैसे ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चे अगर नहीं कहीं पर अप्रोच कर पा रहे हैं, खासतौर पर मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी टीचर को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन किस तरह से कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं? सर बहुत से पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ पे पढ़ाया जाता है, नो डाउट पाकिस्तान में बड़े ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन फिर एक मसला है ना कि ये तो पंजाब टेक्स्ट बुक है, वहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है फिर आपने वही आकर लिखनी है। या तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये ऐलान करे, ये एक सोल्यूशन मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो भी पब्लिशर की किताब होगी आप पढ़ें, आप गूगल से पढ़ें, आप यूट्यूब से पढ़ें, आप सफारी से पढ़ें, आप जिधर मर्जी से दुनिया का लेकर आए, जवाब ठीक लिखें, हम आपको पास करेंगे, उसको ठीक करार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये तो रटलाइजेशन है, ये खूनी प्रेशर है बच्चों के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि सब जो किताब में लिखा है बस फिर वो ही पढ़ लेते हैं, फिर तो वो रट्टा लगी जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता ना वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको सलाहियत ही नहीं दी हुई। आपने तोते की जान ऐसे पकड़ लिया, आपने कहा यही लिखना है, इधर ही चलना है, यही मुल्ले की मस्जिद है, यहीं पे आपने बैठना है। और फिर वही बात है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, जो वो 3 इडियट्स में भी हमने देखा था, वो कोट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे करके बताया था कि अगर मतलब समझ नहीं आ रहा तो फिर रट्टा लगाने से क्या फ़ायदा होगा। फिर वही हो रहा है कि फिर स्टूडेंट सिर्फ पेपर भर रहे हैं, उन्होंने मतलब समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर तो हम इस सिस्टम को, इसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इस चीज़ का, आप इसको सस्टेन अभी तक ये क्यों हुआ है जिसके अंदर इतनी खामियां हैं, और वो जो खामियां हैं वो दूर ऐसे हो सकती हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है इसको हल करना, कोई इनिशिएटिव ले तो सही, कोई थोड़ा सा आगे आए तो सही। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते। हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं, हमारे असातिज़ा बड़े काबिल हैं, हमारे इदारे भी बड़े काबिल हैं, लेकिन इसको सिस्टम को तो वो सिस्टम जिसके अंदर एजुकेशन ही नहीं है उसको ठीक करें आप पहले। जहाँ पे आपने इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा देना है, फिर आपने देना भी कुछ नहीं है, उसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर, और 4 महीने बाद दुनिया सर चांद पे जाके बैठी हुई है, 4 महीने के बाद रिजल्ट आता है, बच्चा सूली पे टंगा रहता है, सूली पे टंगा रहता है। अगर आप एमटी कैट का रिजल्ट सुबह कंडक्ट करवा के शाम में दे सकते हैं, क्योंकि फिर आपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाने हैं, तो अगर इतना बड़ा इम्तिहान MCQs बेस्ड हो सकता है, मैं I'm just telling a solution, तो फिर आप इसको क्यों नहीं सही से कैप्चर कर सकते? अगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो MCQs बेस के ऊपर आ सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं आ सकते? फिर इनका रिजल्ट जो है वो 4-4 महीने बाद अपलोड क्यों किया जाता है? वो 4 महीने में कुछ से कुछ हो जाता है सर। तो अभी फिर डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने तौर पे क्या करना होगा, इस सारी सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना होगा? बच्चों को भी हमने देखना है कि बच्चे भी डिप्रेशन में ना जाएं, बच्चों के पेपर भी अच्छे तरीके से हो जाएं और बच्चों को कुछ सीखने को भी मिले, सिर्फ रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा। एक तो जो पेरेंट्स हैं वो खुद एफर्ट करें। आप लोगों ने वो बच्चा बोरा बिस्तरा 8 बजे उठा के तो 2 बजे तक निकला होता है, फिर उसको आते साथ ही खाना ठूस के तो फिर उसको दोबारा कहते हैं अकेडमी चले जाओ, फिर पढ़ने चले जाओ। आप उसको रिलैक्स करें, आप उसको ये मत बताएं कि ये कोई बहुत बड़ी एक कोई जंग है जिसके अंदर अगर आप भार दिए जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। आप यकीन रखें, आप पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ, आपने भी वही सिलेबस पढ़ा है, आपके बच्चे भी वही सिलेबस पढ़ेंगे, आपने भी मिस्टर चिप्स पढ़ा था, वो भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ेंगे वो। बहुत शुक्रिया, उनका उसका सहारा बने। माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन दी। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी है और अब कराची में मौसम मुतदल हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में हवा में नमी का जो तनासुब है वो ज़्यादा होने के बायस सुबह के औकात में औस पड़ने का इम्कान है।
ताहम महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची का मौसम खुश्क रहेगा और सर्दी की मज़ीद लहर का कोई भी इम्कान नहीं है। इसके अलावा सिंध भर में बारिशों की मिकदार मामूल से कम रही है। आइंदा माह के पहले हफ्ते में कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर इलाकों में देखें तो दर्जा हरारत में कमी देखी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी एकदम से ऐसा लग रहा है कि गर्मियां जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, सर्दी एकदम से ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए सर्दी वाकई उसमें दिसंबर में और फिर जनवरी के जो दिन गुजर चुके हैं उनमें तो अच्छी खासी पड़ी है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली वेस्टर्ली वेव भी एक प्रिवेल कर रही है। बलूचिस्तान में भी हल्की सी बारिश हुई है, कोयटा और गिरदनवा में बूंदाबांदी हुई है, और ऊपर केपी में 2 दिन से हो रही है कोई हल्की फुल्की बारिश। दीर चतराल साइड पे और सवात और मालम जबा कलाम इन जगहों पर, और इसी तरह से हज़ारा डिवीजन में भी हल्की सी बारिश हुई है। तो वो असल में जब वेस्टर्ली वेव प्रिवेल कर रही होती है तो फिर कोल्ड एयर पीछे हो जाती है, रिसीड हो जाती है। तो इसके बायस आपको पिछले 2-3 दिन से टेम्परेचर बढ़े हुए दिखाई दिए और सर्दी शिद्दत कम हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक बढ़ेगी, यानी ये वेव ख़त्म हो जाएगी आज से, और अगले मेरे ख्याल में कोई 1-आध हफ्ते तक कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है कहीं भी, तो दोबारा से सर्दी होगी। लेकिन जाहिर है कि अब जनवरी का एंड है और जनवरी के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का फ़र्क हो जाता है हर जगह पर ही, तो उतनी सर्दी तो नहीं होगी कि जितनी जनवरी में या दिसंबर में उसमें रही है, दिसंबर के सेकेंड हाफ में और फिर जनवरी के पहले 20 दिन तक कम से कम रही, उतनी तो डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी कोल्ड एयर मतलब खासकर जो शुमाली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें तो सर्दी रहेगी। हाँ, मैदानी इलाकों में दिन की सर्दी तो ना होने के बराबर, अब रात कुछ ना कुछ खुन रहा करेगी। फरवरी के पहले 10 दिन कह सकते हैं या 2 हफ्ते कह सकते हैं। कराची का वेदर तो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी जगहों के मुकाबले, आपको पता है कोस्टल सिटी होने की वजह से, तो जैसे विंड चेंज होती है तो यहाँ का एकदम तब्दीली आ जाती है मौसम में अचानक। पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि टेम्परेचर 30-31 पे भी एक दिन चला गया दिन का टेम्परेचर, और रात के भी 13-14 इस रेंज में रह रहा है। लेकिन अगले 2 दिन जो होंगे वो निस्बतन रात की खासकर जो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो ठंडे होंगे, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई खास लहर अब मुतवक्के नहीं है कराची की अब तक। ठीक है, तो सर्दी की इसका मतलब कि कोई नई लहर का कोई इम्कान नहीं है, और ये आप इसको आर्जी तब्दीली देख रहे हैं या फिर जो मौसम में मुस्तकिल तब्दीलियां हैं वो ही आएंगी? देखिए इस दफ़ा का विंटर जो है ना वो खासा ड्राई विंटर है। आपने फोरकास्ट आपकी नज़र से गुजरी होगा तो जनवरी से लेकर मार्च तक की जो फोरकास्ट हमारी इस्लामाबाद ऑफिस ने की थी तो उसमें यही है कि मामूल से कम बारिशें हैं, और ज़ाहिर है बारिशें कम है तो बादल भी नहीं होते, तो मतलब ये कि सनी वेदर ज़्यादातर चलेगा आगे, अनलेस के कोई दूसरी यानी कोई मेरे ख्याल में 7-8 फरवरी के बाद कुछ मुतवक्के है बादल आए और वेस्टर्ली वेव आए, और वो भी शुमाली इलाकों तक महदूद होगी, वहाँ कुछ बारिश का इम्कान होगा। तो अगर क्लियर वेदर रहता है तो ज़ाहिर है टेम्परेचर फिर बढ़ जाते हैं। तो अब तो मतलब ये कि उतनी शिद्दत की सर्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ना कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रहेगी अभी 2 हफ्ते कह सकते हैं मजीद। ठीक है, और कराची के अलावा जिस तरह से आपने बताया कि सिंध भर में भी हमने देखा बारिशें कम हुई हैं, इसका आपको क्या लगता है कि असर कोई ज़राअत पर पड़ेगा या पानी की दस्तयाबी पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? जी बिल्कुल पड़ सकता है, इसलिए कि पूरे मुल्क में कम बारिशें हैं। यानी कोई अभी तक आप अगर इससे हम दिसंबर से लें तो दिसंबर से विंटर सीजन हमारा शुरू होता है। दिसंबर से भी पीछे आप जाएं तो अक्टूबर, नवंबर और इवन सितंबर में भी कम बारिशें हुई थी। तो सितंबर से अब तक की जो इसी वजह से जो ड्राउट की एक एडवाइजरी इशू की गई थी हमारी तरफ से कि इस वक्त पंजाब भर में और सिंध में और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, इन तीनों सूबों में बेशतर जगहों पर माइल्ड यानी हल्की सी ड्राउट की कैफियत है। -45 से -50, -52, और अब तो वो फिगर अगर दिसंबर से अनवर्ड अगर आप लें तो -60 to -65 के दरमियान फॉल करती है। पूरे मुल्क में इतनी कम बारिशें हुई हैं। तो आगे का सीन भी यही है, सिनेरियो इस तरह से है कि अगले 2 महीने भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देते बारिशों के हवाले नुक्ते नज़र से। तो इसलिए खुश्क साली का एक तरह से ना खतरा बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, और अगर पंजाब के वेदर के जी उसके असरात आपने पूछे थे, तो बिल्कुल हम आपकी जो गंदम की फसल है ज़ाहिर है उस पर मुज़र असरात पड़ते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, खासकर जो बारानी इलाके खित्ता पुटवार हो गया, केपी का बेशतर एरिया आपको पता है कि बारानी
उस पर मुश्तमिल होता है। खेती बाड़ी जो है बारानी उससे होती है, तो अगर कम बारिशें होती हैं और टेम्परेचर भी साथ साथ अगर बढ़ने का जैसे खदशा है कम बारिशें होने की वजह से, दूसरी तरफ टेम्परेचर बढ़ता है तो जितना मॉइस्चर ज़मीन में होता है वो भी तेज़ी से फ्लाई कर जाता है। तो इस लिहाज से कहा गया है कि आगे चलकर अगर बारिशें कम होती हैं, जैसे कि प्रेडिक्शन है कि कम होंगी, तो फिर ड्राउट की सिचुएशन मजीद वो हो सकती है, यानी माइल्ड से निकलकर मॉडरेट में जा सकती है और कुछ एरियाज में तो सीवियर में जा सकती है अगर अगले 3-4 महीने इसी तरह से बहुत कम रेशियो रहती है बारिशों की। तो ठीक है। और सिंध और कराची से निकल के जब हम पंजाब की तरफ आते हैं, लाहौर की बात करते हैं, दीगर इलाकों की बात करते हैं, तो यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? यहाँ पर भी आजकल देख रहे हैं सर्दी ऑलमोस्ट अब दिन के वक्त तो ना होने के बराबर ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मैंने आपको बताया ना कि जनवरी और फरवरी के टेम्परेचर में वैसे 2 से 3 डिग्री का कम से कम फर्क पड़ जाता है हर शहर में ही। तो जाहिर है कि उतनी सर्दी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई इस तरह की बहुत मतलब मुसलसल एक रेनी स्पेल चले और फिर उसके बाद उस दौरान भी टेम्परेचर नीचे रहे और फिर उसके बाद कोल्ड एयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।